नमस्कार, स्वागत है आपका अजित अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। एक हिंदी में कहावत है, सैयाँ भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। और यही होता आ रहा है। मानो भारतीय जनता पार्टी ने सभी राजनीतिक दलों के भ्रष्टतम नेताओं का एक महाकुंभ अपने यहाँ आयोजित किया। जब किसी राजनीतिक दल के सुप्रीमो से बात होती है और जब हम उनको कहते हैं कि आपके ये लोग बीजेपी में चले गए, तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ सब भ्रष्ट घोषित थे। ईडी सीबीआई की इंक्वायरी थी, इनकम टैक्स के नोटिसेस थे। ये भाजपा में चले गए तो कम से कम अब पार्टी की इमेज थोड़ी क्लीन हो गई। तो ये साफ सफाई अभियान बीजेपी ने चालू किया है। झाड़ू भले ही आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह हो, लेकिन उसका उपयोग बीजेपी कर रही है। प्रश्न इतना है कि ये जो गंदगी सारे अलग अलग राजनीतिक दल से झाड़ू मार के निकाल रही है, वो अपने ही आंगन में डंप कर रही है। और ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि आज ही एक खबर आई है कि सीबीआई की विशेष कोर्ट जो है राउज एवेन्यू में, वहां एक पुराने यूपीए सरकार के स्कैम के बारे में एक एफआईआर में क्लोजर रिपोर्ट दायर की है। और न्यायाधीश ने उनको कहा कि 15 अप्रैल को आप पूरी रिपोर्ट सबमिट करेंगे और आपका स्टेटमेंट दे देंगे। ये क्लोजर रिपोर्ट किस केस में है? इस क्लोजर रिपोर्ट में फायदा किसको हो रहा है? सबसे पहले मैं बताता हूं, प्रफुल्ल पटेल महाराष्ट्र के राजनीतिज्ञ, बहुत बड़े बीड़ी व्यवसायी, और अब तो अथाह पैसा और कई वर्टिकल्स में उनका साम्राज्य फैला हुआ है। शरद पवार जी के राइट हैंड, यानी शरद पवार जी के नजदीकी सुप्रिया सुळे के बाद यदि कोई नेता हो तो प्रफुल्ल पटेल माने जाते थे। वो प्रफुल्ल पटेल शरद पवार को छोड़ अजित पवार के संग एनडीए का कुनबा बनने के लिए चले गए, क्योंकि वो ईडी सीबीआई से बहुत प्रताड़ित थे। वर्तमान में जिस घर में वो रह रहे थे, मुंबई में जो उनका घर था, वो भी अटैच्ड प्रॉपर्टी था। कोर्ट से विशेष परमिशन लेके वो रह रहे थे, क्योंकि एक अंडरवर्ल्ड का डॉन इकबाल मिर्ची, उसके साथ कुछ जमीन का व्यवहार, मनी लॉन्ड्रिंग, और वहां उन्होंने कोई बिल्डिंग बनाई है, वो लेके ईडी और उनमें ऑलरेडी केस चल रहा है। लेकिन ये क्लोजर रिपोर्ट किस केस में बनाया, ये जरा केस के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। यूपीए की सरकार थी, एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यूपीए का घटक घटक दल थी, और प्रफुल्ल पटेल ये एविएशन मंत्री थे। एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस सब उनके अंडर आता था। आज के जैसा ये मंत्रालय खाली नहीं था, बहुत महत्वपूर्ण था। उस मंत्रालय ने 2007 में एक डिसीजन लिया। डिसीजन ये लिया कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस, ये दो सरकार की दोनों अलग अलग कंपनियां एक कंपनी की जाए। तो एयर इंडिया जो है वो विदेशों में, भारत से विदेश के जितने भी बड़े रूट्स है उस पर ऑपरेट करती है, और इंडियन एयरलाइंस भारत के अंदर जो डोमेस्टिक है, लोकल फ्लाइट से वो चलाती है, और इंटरनेशनल रूट पे जो छोटे छोटे है, यहाँ से लंका, यहाँ से बैंकॉक, यहाँ से मालदीव्स, ये छोटे छोटे रूट पे इंडियन एयरलाइंस चलाती है। इन दोनों को एक किया और इसका नामकरण उन्होंने एयर इंडिया लिमिटेड किया और एक कारपोरेशन बनाया। उस कारपोरेशन के तहत एयर इंडिया लिमिटेड काम करेगी। कारपोरेशन था नेशनल एविएशन कारपोरेशन ऑफ इंडिया, एनएससीआईएल। ये जब काम हुआ तो इसमें तो कोई स्कैम नहीं, लेकिन इस मर्जर के समय उन्होंने कम से कम 111
एयरक्राफ्ट खरीदे, ड्राई और वेट लीज पर ले लिए। इन पे आरोप है कि इस पूरे कांड में जो ड्राई 111 एयरक्राफ्ट जो कुछ इसमें से खरीदे बोइंग और एयरबस से, और कुछ किराए पे लिए, लंबे किराए पे, लीज पे लिए। वो लेते समय इन्होंने कोई स्टडी नहीं किया। जिन कंपनियों से इन्होंने लीज पे लिए उससे फायदा पहुंचाने के लिए उसमें पैसा भी मिला, ऐसा आरोप है, आरोप था। और नए एयरक्राफ्ट की जब ऑर्डर्स दिए तब बिना सोचे समझे, बिना रूट स्टडी करे, बिना फिजिबल रूट स्टडी करे आपने ये काम किया। आपने जब दो एयरलाइंस को मर्जर किया तो अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो बड़े प्रॉफिटेबल रूट्स थे वो प्राइवेट निजी एयरलाइंस को आपने दे दिए, और एयर इंडिया को जो ऑलरेडी घाटे के तहत बोझ में दबा हुआ था और घाटे के गर्भ में डाल दिया, ये आरोप थे। इसी चक्कर में एक दीपक तलवार करके एक सज्जन थे, उनके सज्जन बोलना पड़ेगा क्योंकि अब सभी छूट रहे हैं, ये दुबई में थे। ईडी ने इनको बाकायदा एक्सट्रेडिशन करके दुबई से भारत लाया, क्योंकि इन पे आरोप था कि प्रफुल्ल पटेल के बहुत नजदीकी दोस्त थे, डियर फ्रेंड, और एविएशन मंत्रालय के अधिकारियों के साथ साठ गांठ कर इन्होंने बड़ा लंबा पैसे का खेल किया। उसमें उन्होंने कहा कि जो 2017 में, क्योंकि दीपक तलवार को जनवरी 2019 में ईडी ने दुबई से उठाया, भारत लाया इसी केस में। सीबीआई ने 2017 में 4 एफआईआर फाइल की। मई 29, 2017 की जो एफआईआर है वो पहली एफआईआर है और ये पूरे स्कैम की सबसे मजबूत एफआईआर मानी जाती है। यही कुछ सब कुछ है, यदि ये एफआईआर खत्म तो बाकी सब खत्म। इस एफआईआर में उन्होंने कई ऐसे इंसिडेंट्स दिए, अननोन एविएशन के कुछ अधिकारी और प्रफुल्ल पटेल का नाम दर्ज है एफआईआर में, क्योंकि वो एविएशन मंत्री थे। उसमें कहा गया कि एयर इंडिया ने लीज पर 5 बोइंग 777 और 5 बोइंग 737 नंबर के, ये नंबर है बोइंग का, वो प्लेन मतलब नाम है उसका, बोइंग 777 और बोइंग 737, ऐसे 10 एयरक्राफ्ट उन्होंने तब लिए लीज पे, जो बड़े एयरक्राफ्ट माने जाते हैं, जिसके पायलट भी इनके पास नहीं थे। इनके पास जो रूट्स ऑपरेट कर रहे थे, प्लेन खाली जा रहे थे, लोड नहीं था, पूरा लोड फैक्टर खाली था, खाली प्लेन जा रहे थे, खाली प्लेन आ रहे थे, लॉस में रूट चला रहे थे। ऐसे में इन्होंने ये 10 प्लेन खरीदे, मतलब लीज पे लिए। ये लीज उन्होंने 5 साल के की और 2006 में लिए। अब 2006 से 2011 तक की लीज अमाउंट इन्होंने उन कंपनियों को ट्रांसफर कर दी जिनसे ये लीज पे लिए, जबकि इन्हें मालूम था कि 2007 से इन्होंने जो खरीदी का ऑर्डर दिया वो बोइंग के प्लेन आना इनके पास शुरू हो जाएंगे। एक तो जो प्लेन 10 लिए इनके पायलट भी नहीं, और ये प्लेन लेने के बाद इनके खुद के प्लेन खाली जा रहे थे, तो इनको कहां डिप्लॉय करेंगे। और जो नए प्लेन आ रहे हैं वो भी सर पे पड़े हैं। तो ये 840 करोड़ रुपए के ये प्लेन जो थे 2007 से 2009 तक जमीन पे ही पड़े रहे। तो ये जो इतना बड़ा पैसे का खेल खेल हुआ, तो ये तो एक कुछ उदाहरण मैंने दिया। इसमें उन्होंने प्रफुल्ल पटेल, दीपक तलवार और अन्य अधिकारियों के नाम से एफआईआर दर्ज की, 4 एफआईआर। ये केस चल रहा था, इकबाल मिर्ची वाला अलग केस है, वो अलग चल रहा था। प्रफुल्ल पटेल परेशान थे, ईडी और सीबीआई लगातार नोटिस दिए जा रहे थे, बार बार बुलाए जा रहे थे, फिर मरता क्या न करता।
फिर जब ईडी सीबीआई ने हाका लगा दिया तो प्रफुल्ल पटेल भी अजित पवार के साथ पहुंच गए बीजेपी के खेमे में, और फिर उन्होंने पार्टी तोड़ी, नए एनसीपी के वो बड़े पदाधिकारी बने और वो एनडीए में शामिल हो गए। जब वो एनडीए में शामिल हो गए तो फिर सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जब एनडीए की सरकार केंद्र में है और एजेंसियां उनके हाथ में है तो ये तो होना ही था। तो फिर सीबीआई ने अब ये क्लोजर रिपोर्ट कहते हुए कहा कि इस केस में कोई दम नहीं। जो बात प्रफुल्ल पटेल पहले दिन से कह रहे थे वो आज सीबीआई कह रही है, लेकिन प्रफुल्ल पटेल के उस कथन से सीबीआई के इस कथन के बीच प्रफुल्ल पटेल का यूपीए छोड़ के एनडीए के साथ जाना यह महत्वपूर्ण घटना है। और अब सवाल उठता है, जब एक स्कैम ओपन हुआ 2017 में, जब एफआईआर दर्ज हुई, तब भाजपा के तमाम प्रवक्ता, गोदी मीडिया, सारे भाजपा के बड़े नेता प्रफुल्ल पटेल को भ्रष्ट, एनसीपी को भ्रष्ट, सबसे भ्रष्ट पार्टी, नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी के नाम से जाने जाते थे और खूब उनके खिलाफ बोले गए। उनको देश का दुश्मन कहा गया, जनता का पैसा लूटा ये कहा गया। जैसा कि प्रधानमंत्री आज भी कहते हैं कि कांग्रेस की सरकारों ने जनता का पैसा लूटा। तो उन लुटेरे में जितने भी लुटेरे थे उनमें प्रफुल्ल पटेल भी तो थे। आज प्रफुल्ल पटेल के बारे में वो कहते हैं कि सब कुछ मिला नहीं। ये इसलिए कि प्रफुल्ल पटेल एनडीए के साथ गए। यदि प्रफुल्ल पटेल बाहर रहते, शरद पवार के साथ रहते, तो यकीनन ये क्लोजर रिपोर्ट फाइल नहीं होती। इसीलिए जो ईडी का प्रेशर है लगातार अरविंद केजरीवाल पे, और बोला जा रहा है कि हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास प्रूफ है। ऐसा ही ईडी और सीबीआई बोलती थी जब यूपीए की सरकार के नेताओं के खिलाफ मोदी जी आने के बाद चार्जशीट फाइल होती थी, एफआईआर फाइल होती थी। वो ईडी बाद में क्यों चुप हो जाती है, फिर विड्रॉ क्यों होती है? उस नेता का राजनीतिक हत्या करने का प्रयास क्यों होता है? उसका कैरेक्टर असैसिनेशन जो होता है, चरित्र हनन जो होता है, उसके परिवार को तकलीफ होती है, उसको लोगों के बीच में, क्योंकि सीबीआई ने कहा, ईडी ने कहा, और आज सीबीआई चुपचाप कहती है कि नहीं, कोई इसमें दम नहीं, दोष नहीं। जैसे हरियाणा गवर्नमेंट ने कहा कि डीएलएफ और वाड्रा के डील में कोई गैर कानूनी नहीं, तो फिर वाड्रा को इतने दिन तक आपने ग्रिल क्यों किया, मानसिक तकलीफ क्यों दी? बीजेपी के स्पोक्स पर्सन रोज उन्हें जेल क्यों भेज रहे थे? बीजेपी के स्पोक्स पर्सन रोज उनके किए हुए काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा कैसा पढ़ा रहे थे? तो क्या हमारे देश में भ्रष्टाचार एक ऐसा साधन हो गया है, तुम भ्रष्ट हो तब तक जब तक विरोध में हो, तुम्हारे जैसा राष्ट्रभक्त नहीं यदि तुम मेरे साथ हो। और उसका बेहतरीन उदाहरण चुनाव के बीच यदि कोई है तो प्रफुल्ल पटेल का। यकीनन सीबीआई ने जो केस फाइल किया उसमें दम था। यकीनन 840 करोड़ रुपए का लीज अमाउंट देने के बाद प्लेन यदि ग्राउंड पे पड़े रहे, ये पुअर प्लानिंग थी या किसी को ऑबलाइज करने के लिए, अपना कमीशन खाने के लिए किया गया था? ये सवाल आज भी अनुत्तरित रहेगा। द क्वेश्चन विल रिमेन अनआंसर्ड। सीबीआई के पास भी इसका जवाब नहीं कि प्लेन ग्राउंड क्यों रहे और लीज अमाउंट क्यों भरा, प्लेन का ऑर्डर होते हुए भी लीज क्यों लिया, जिस प्लेन के पायलट नहीं वो प्लेन क्यों लिए? इन सवालों के जवाब अब बीजेपी के साथ प्रफुल्ल पटेल के जाते से ही सवाल ही खत्म हो गए, जवाब नहीं। ऐसे असंख्य भ्रष्टाचार की केसेस, चाहे महाराष्ट्र का कोऑपरेटिव घोटाला हो, 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाला हो, या फिर चिटफंड का घोटाला हो आसाम का, ये सारे घोटाले अब विकास के कार्य साबित हुए, क्योंकि ये सारे घोटालेबाज भ्रष्ट नेता अब क्लीन चिट लेके बीजेपी के साथ पाले में बैठे हैं। यह है वर्तमान लोकतंत्र,
यह है भ्रष्टाचार की लड़ाई नरेंद्र मोदी जी की, इसका बेहतरीन उदाहरण इससे ज़्यादा कोई नहीं हो सकता। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल।